पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी थी वो अब मोनार्की सिस्टम से निकल के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में आ चुकी थी, बट द पीपल ऑफ फ्रांस वर नॉट हैप्पी, or we can say were not that much happy that they expected to be when a elected government comes in the power. But अब हम बात करने वाले हैं वुमेन्स रोल्स क्या थे इस रेवोल्यूशन में. While this whole revolution, women played a very important role. Many women political clubs also showed up like Women Republic, but they didn't got the right to vote till 1946. अब ये क्या पूरी बातें हम बताते हैं कि देखिए जो टाइम था रेवोल्यूशन का, जो कि बेसिकली 1700 कुछ था, 70 से बेसिकली बहुत लंबा एक प्रोसीजर था इस पूरे रेवोल्यूशन का. बट क्या रोल्स था वुमेन का, ये हाँ इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है. देखिए जो बेसिकली मेन थे वो तो आउट फॉर रेवोल्यूशन थे, इसलिए वुमेन्स को ही भाई पूरा काम करना पड़ता था. पहले काम जो था पहला जो काम था वो था खाना बनाना, फिर हाउस होल्ड वर्क, एंड उसके बाद बेकरी शॉप के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगना. बेसिकली वुमेन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल था इस पूरे रेवोल्यूशन में. एंड जो वुमेन्स भी रिवोल्ट करना चाहती थी वो उन्होंने भी एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया था नेम्ड वुमेन रिपब्लिक. बट जो चीज़ थी कि उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला था अनटिल 1946 में एक और बहुत बड़ी वुमेन सफलेज मूवमेंट हुई. द वुमेन सफलेज मूवमेंट मीन्स कि वहाँ की जो वुमेन्स है जनता, नाउ दे वांट अ वोट, उन्हें राइट टू वोट अब चाहिए. एंड आफ्टर दैट दे गॉट इन 1946. अब एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बुक में वो है द स्लेव ट्रेड. This was a trade in which the French people were forced to go on a 3-month long way from France to America और अफ्रीका. इन दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री में था बंदों को जाना पड़ता था, जो कि 3 months तक उन्हें सी रूट में रहना पड़ता था. It was a sea route. There were 2 ports in which were used. First port was Nantes and the second one was Baltics. The main topic was that the right of men should exist or not. It resulted that convention, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर थे, उन बंदों ने अबॉलिश कर दिया था स्लेव ट्रेड. बट जैसे मैंने कहा द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी उसने नेपोलियन बोनापार्ट जब आए लूल में, उन्होंने दोबारा ये स्टार्ट कर दी थी. बेसिकली इसमें होता क्या था, देखिए एक ट्रायंगुलर पाथ होता था, ठीक है, इन विच द नैंटिस पोर्ट वॉज फॉर अमेरिका एंड द पॉलिटिक्स पोर्ट वॉज ऑफ अफ्रीका. ओके, यहाँ से शिप में, एक कार्गो शिप में बहुत सारे इंसानों को बिठाया जाता था. एंड देन दे हैड 3 months long route from their destination from France. एंड उन्हें 3 महीनों तक शिप में ही रखा जाता था. एंड आफ्टर दैट ये क्यों होता था, इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि अमेरिका और अफ्रीका में जो लेबर थी वो उतनी अवेलेबल नहीं थी. दैट्स वाई ये सब होता था कि फ्रांस के जो बंदे थे वो वहाँ जाके एक लेबर की तरह काम करते थे. एंड दैट वाज द रीज़न कि ये स्लेव ट्रेड पॉसिबल थी. बट द थिंग वाज, यहाँ पे जो कन्वेंशन थी, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो तब जैकोबिन्स के टाइम में जब जो रूल में गवर्नमेंट थी, उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने एक लॉन्ग डिबेट्स करी इस टॉपिक पे कि क्या ये होना चाहिए, इज़ दिस ओके कि आप अपने सिटीजन को एक दूसरी कंट्री में भेज लो एज ऑफ लेबर. ऐसा नहीं था कि वहाँ पे उन्हें बहुत तमीज़ में रखा जाता था. दे वर फुल्ली एक्सप्लॉइट इन अमेरिका और अफ्रीका.
So that made the question that in France should the right of men, the right of living should exist or not. It resulted that convention जो थी उन्होंने abolish कर दी थी ये कि yes now we won't be selling persons selling. I am using the word selling because कुछ ऐसा ही होता था. But soon after it was reintroduced by Napoleon Bonaparte. So introduction of Napoleon Bonaparte जो थी वो ये थी, the political instability paved the way of the rise of the Napoleon Bonaparte. He saw himself as the modernizer of Europe. अब ये क्या पूरी कहानी थी हम बताते हैं. देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी 3 इंस्टीट्यूट में, जो कि था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी. इनके जो डायरेक्टर्स थे वो ऑफन क्लैश करते थे, लड़ते थे कि नहीं हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप नहीं हो. ऐसी लड़ाई से एक पॉलिटिकली एक इंस्टेबिलिटी बनी एंड दिस पेव्ड द वे ऑफ द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि अपने आप को एक एज ए मॉडर्नाइजर समझता था यूरोप का कि येस मैं मॉडर्नाइज करूँगा यूरोप को. एंड पीपल सॉ हिम एज ए लिबरेटर who would establish peace. पीपल्स को ये लगता था कि यस अब ये फ्रांस और यूरोप में जो है पीस को इस्टेब्लिश करेगा, अब लड़ाइयाँ नहीं होएगी. बट सून आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट्स की जो फोर्स थी उन्होंने इन्वेड करने लग गए थे कंट्रीज़ को. जो चीज़ थी कि यहाँ पे पीस की जो बातें चल रही थी वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं करना चाहता था. यहाँ पे ही वॉन्ट्स की फ्रांस की उन्नति होए, कैसे वो इन्वेड करे दूसरी कंट्रीज़ को. एंड दैट वाज द फुल स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो इस स्टोरी का हमें क्या शीर्षक मिलता है, ये शीर्षक है कि देखिए जो लड़ाई थी वो क्या थी कि पहले एक मोनार्क था, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, इसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आई. बट द थिंग इज इलेक्टेड गवर्नमेंट ने भी वैसा एज एक्सपेक्टेड काम नहीं किया. इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दोबारा से डिक्टेटरशिप आई. सो बेसिकली इन दिस ऑलमोस्ट 100 years ऑफ स्पैन में फ्रांस फेस्ड अ वेरी हेक्टिक टाइम. एक बहुत ही बुरा टाइम था फ्रांस के लिए बिकॉज देयर वॉज वेरी मच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वॉर्स हुई एंड जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ही वॉज डिफीटेड एट द वॉल ऑफ वाटरलू एट 1815. सो बेसिकली जो चीज़ थी वो ये थी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो 1804 में अपने आप को एज अ एम्परर क्राउन किए थे वो भी ज़्यादा देर तक रूल कर नहीं पाए. ही वॉज डिफीटेड एट 1815. सो बेसिकली उन्होंने भी 11 years तक रूल किया. सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड जैसे मैंने कहा था कि आफ्टर लुइस 16 जो एम्परर थे वो उतनी अच्छे से फ्रांस को होल्ड अप नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग नेपोलियन बोनापार्ट. सो अगर अब ये देखा जाए तो लुइस 16 के बाद अगर कोई मोनार्क या एक डिक्टेटर देखा जाए सो इट वाज नेपोलियन बोनापार्ट. बट अगर हु रूल्ड आफ्टर लुइस 16 इट वाज द जैकोबिन्स क्लब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. सो दिस वाज होल स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.